नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अंजू दीदी नाटक हम पढ़ रहे हैं। अंजू दीदी नाटक के अंतर्गत ये हमारा भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 के अंतर्गत हमने पहला अंक को कवर किया है। अंजू दीदी नाटक में कुल 2 अंक हैं, ठीक। और पहला अंक हम पढ़ चुके हैं और पहला अंक में कितने दृश्य हैं ये भी हम जान चुके हैं। ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है कि अंक कितने हैं, तो अंक हैं 2 और दृश्य कितने हैं। तो पहला अंक में 3 दृश्य है। आज हम दूसरा अंक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कितने उसमें दृश्य हैं। पहला अंक हमने पढ़ा जिसमें पात्र कौन कौन से हैं, अंजलि, इंद्र नारायण, अनिमा, श्रीपद, मुन्नी, राधु और नीरज। अंजलि और श्रीपद पति पत्नी हैं जिनके बेटे का क्या नाम है, नीरज। पहले अंक में वह कितने वर्ष का है, 11 वर्ष का है, ठीक है। मुन्नी राधु नौकर हैं, श्रीपद अंजलि का भाई है, अनिमा अंजलि की मित्र है, सहेली है, ठीक। और ये भी हमने बात की थी कि ये दो अंक है। तो पहला अंक क्या है, गर्मियों का एक दिन का वर्णन है उसमें, ठीक है। समय क्या है, गर्मी का एक दिन है। और जो आज हम दूसरा अंक पढ़ रहे हैं वह 20 वर्ष बाद का चित्रण किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, दूसरे अंक में कितने वर्ष का चित्रण किया गया है, 20 वर्ष बाद की परिस्थितियों का वर्णन है और सर्दी का एक दिन है। भाग 1 में या फिर अंक 1 में क्या है, गर्मी का एक दिन, और भाग 2 में क्या है, सर्दी का एक दिन, ठीक है। तो आगे हम नाटक करते हैं, कंटिन्यू। पहला दृश्य आ रहा है 20 वर्ष बाद। अंतराल कितने वर्ष का है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पूछा जा सकता है। जिस प्रकार पूछा जा रहा है, अगर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का कि हम क्वेश्चन पेपर को देखें तो बहुत डेप्थ में जाके पूछा है चीज़ें, तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। 20 वर्ष बाद पर्दा उसी मिले जुले खाने के कमरे और बैठक में उठता है। हम पहले अंक में पढ़ चुके हैं कि कमरा का जो किस कमरे में पर्दा उठता है, तो वह होता है खाने का कमरा होता है और बैठक में, ठीक। 20 वर्षों के इस अरसे में यद्यपि पर्दे के कपड़े, मेजपोश और गद्दियों तथा तकियों के गिलाफ बदल गए हैं, लेकिन कमरे की सजावट और सफाई में वैसा अंतर नहीं आया है। सफाई पहले दृश्य में कौन रखने का कार्य करती थी, अंजलि। आगे देखेंगे, अब इसमें कौन कर रहा है वो हम आगे देखेंगे। केवल बैठक में किचन को जाने वाले दरवाजे के ऊपर अंजू दीदी का कद आदम चित्र ऐसे लगा है कि कमरे के दोनों भागों में नजर आ रहा है। क्या लगा है, अब अंजू दीदी का चित्र लगा है। क्यों लगा है, आगे देखिए। चित्र की अंजू दीदी पहले दृश्य जैसी ही लग रही है, वय में थोड़ी बड़ी और कुछ ज्यादा गंभीर। चित्र में भी उसके माथे की नस साफ तनी दिखाई दे रही है और आंखें, लगता है जैसे उस ऊंचे से कमरे में होने वाले प्रत्येक कार्य व्यापार को देख रही हैं। खाने के कमरे के सामने की दीवार पर एक 5 वर्ष पुराना कैलेंडर लटक रहा है। कितने वर्ष पुराना है, 5 वर्ष पुराना। पर्दा उठते समय खाने की मेज की 5 कुर्सियां मेज के नीचे हैं। छठी पर अन्नो बैठी लेस बुन रही है। अनिमा की वेशभूषा और बालों की सजावट में बेपरवाही वही 20 वर्ष पुरानी है। अनिमा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको अन्नो कहा जा रहा है, अंजू की सहेली है और क्या कर रही है, लेस बुन रही है। और 20 वर्ष पहले भी हम जब अंक 1 पढ़ रहे थे तो वो उतना साफ सुथरी सुघड़ नहीं दिखती है और आज भी वो वैसी ही है। हाँ, उसमें कहीं कहीं सफ़ेद तार दिखाई दे रहे हैं और शरीर भी कुछ मोटा हो गया है। कुछ क्षण बाद बाहर के कमरे से ओमी तेज तेज चल आती है, बिल्कुल अंजू दीदी की तरह, और जाकर रसोई के दरवाजे पर नौकरानी को आवाज़ देती है। कौन कौन चल के आ रही है, ओमी चल के आ रही है। ध्यान में रख लेंगे, पहले अंक में कौन चल के आ रही थी, अंजू दीदी, अभी ओमी, ठीक।
किसकी तरह चल के आ रही है? पूरे अंजू दीदी की तरह। ओमी कह रही है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर, किंचित कड़े स्वर में कहा उसने। किंतु कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कुछ पता नहीं। अंदर की ओर मुड़ती है, लेकिन फिर कुछ याद आ जाने से दरवाजे तक जाती है। और सुनो, जज साहब आज इधर ही नाश्ता करेंगे। मुन्नी पृष्ठभूमि से कह रही है, बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। ओमी खटखट करती अंदर के कमरे की चौखट पर जाती है। ओमी क्या कह रही है? ओमी, नीलू बेटे कपड़े बदल लिए तुमने? ठीक, अब ये नीलू, ध्यान में रखेंगे। नीलू कौन? जिसका पूरा नाम है नीलम, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और नीलम है कौन? अब नीलम ये 20 वर्ष बाद का चित्रण है, ठीक है। तो ये जो है नीरज और ओमी के बेटे का क्या नाम है? नीलम, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पहले अंक में हमने अंजलि और इंद्र नारायण के बेटे का क्या नाम पढ़ा था? तो नीरज, ठीक। अभी ओमी और नीरज के बेटे का क्या नाम है? तो नीलम, ठीक। नीलम अंदर से, जी हो गया तैयार मम्मी। फिर खटखट करती हुई किचन के दरवाजे तक जाती है। ओमी किचन के दरवाजे से, मुन्नी नीलम का नाश्ता उसके कमरे में पहुंचाओ, और देखो राधो को भेजो नजीर साहब के यहाँ, साहब को बुला लाए, आकर नाश्ता कर लें, फिर चाहे सारा दिन बैठकर गप लड़ाएं। वापस आकर कुर्सी खींचकर अन्नों के सामने बैठ जाती है। ओमी फिर क्या कह रही है? ओमी अन्नों की आंखों को अपने ऊपर टिके और उसमें मुस्कान की हल्की सी रेखा को देखकर, क्या करूं अन्नो मौसी, शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 12 बज जाएं, हंसती है। आश्चर्य कि ओमी की चाल ढाल, रंग रूप सब अंजू दीदी सा है, बस सूरत अलग है। नहीं तो पतला छरहरा शरीर, दुर्बल नसें वहीं, उन्नत ललाट पर हल्के तेवर वही। लगता है अंजू दीदी ही उसका दूसरा रूप लेकर धरती पर आ गई है। अनिमा उठकर कमरे में घूमते हुए, सोचती हूँ अगर परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज है, तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। कौन कह रहा है ये? अनिमा कह रही है, अन्नो कह रही है कि क्या कह रही है? कि परलोक में भी आदमी इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज है, तो अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बहुत प्रसन्न होती होगी। अब अंजू की आत्मा 20 वर्ष बाद अंजलि मर चुकी है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका तस्वीर उसकी टंगी हुई थी, ठीक। चुना भी तो 20 में से था एक तुम्हें। अंजलि चाहती थी ऐसी बहू जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह चला सके। हम मजाक किया करती थी कि तुम ऐसी बहू लाओगी जो पानी भी डाइनिंग टेबल पर जाकर पिए फिर बैठ जाती है। ओमी मैं कहाँ कर सकी उसकी तरह, ये कुछ करने ही नहीं देते। ओमी क्या कहती है कि मैं नहीं कर पाई उनकी तरह। किसकी तरह? अंजलि की तरह, उसकी सास की तरह। कुछ करने ही नहीं देते। कौन को कुछ नहीं करने देते? नीरज। अनिमा कहती है नीरज पर माँ की प्रतिक्रिया हुई। उसने अपने मामा को अपना आदर्श बनाया। नीरज ने किसे अपना आदर्श बनाया था? अपने मामा को। जिसने भाग 1 नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगी चीज़ें, से आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। पहले अंक में हम देखते हैं मामा कौन आता है। अंजलि का भाई आता है श्रीपत, ठीक, जो कि बहुत जिंदादिल स्वभाव का, मस्त मौला स्वभाव का, बेफिक्र स्वभाव का, ठीक है। और उसे ही आदर्श कौन बनाता है? नीरज। पर अंजलि के रहते वह सब कहाँ होता, और फिर सभी श्रीपत जैसे तो नहीं बन सकते। ओमी मैं कोशिश करती हूँ कि नीलू अपने पिता के बदले अपने दादा दादी पर जाए, ठीक है। क्या कहती है ओमी कि उसका जो बेटा है नीलू, जो कि पूरा नाम क्या है? नीलम,
अपने पिता पर ना जाए, नीरज पर ना जाए, बल्कि किस पर जाए? अपने दादा दादी पर। दादा दादी मतलब इंद्र नारायण और अंजलि। अनिमा कहती है, आज तुम्हें पूरे 8 बजे नाश्ता रखते देखकर मुझे उन दिनों की याद हो गई जब अंजलि जीवित थी और मेज पर ठीक सुबह 8 बजे नाश्ता आ जाया जाता था। ओमी, हमारे घर में तो इन्होंने कोई नियम रहने ही नहीं दिया और मैं इन्हीं के साथ बंधी हूँ, लेकिन बच्चे को मैं अब ठीक समय पर खिलाती पिलाती, पहनाती ओढ़ाती और सुलाती जगाती हूँ। मम्मी अपने नाना का जिक्र किया करती थी, इनको तो वे जैसा नहीं बन सकी, पर मेरा नीलू जरूर उन जैसा बनेगा। अनिमा कहती है, कल से तुम जिस तरह लगी हो और आज उठते ही तुमने जिस तरह सब प्रबंध किया है, उसे देखकर लगता नहीं कि इस घर में कभी सुस्ती का राज्य रहा है। अंजू को मेरे 5 वर्ष हो गए, इसका पता ही नहीं चलता। अंजू को मरे कितने वर्ष हो गए हैं ध्यान में रख लें। अंजलि मर चुकी है, पहले ही पढ़ चुके हैं। और अंजलि को मरे कितने वर्ष हो चुके हैं? 5 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है। ओमी कहती हैं, जाने क्यों अन्नो मौसी, इस घर में आते ही मुझे लगता है कि अगर मैंने सुबह उठकर ठीक 8 बजे नाश्ता न लगवाया तो अच्छा ना होगा। मंदिर में जैसे पूजा का समय बंधा होता है और पुजारी चूक जाए तो दिन भर उसके मन में खटक रहती है कि उससे अपराध बन आया है। इसी तरह मुझे लगा कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर ना आया तो भारी अपराध हो जाएगा। अनिमा कहती है, तभी तो मैंने कहा कि मुझे उन दिनों की याद आ गई जब मैं अंजलि के होते यहाँ आई थी। ओमी उत्साह से, मम्मी का सब काम घड़ी की बाकायदगी से होता था और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो भी होता रहा हो, इस घर में सब काम वैसे ही घड़ी की तरह। सहसा उसकी दृष्टि सामने टंगी घड़ी पर जाती है और फिर वह कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखती है। अरे, घड़ी तो बंद है। कल सारे कमरे की सफाई, पर्दे, तख्तपोश, मेजपोश, गद्दियों और तकियों के गिलाफ बदले, घड़ी साफ कराई, पर चाबी देना भूल गई। उठती है, अन्नो मौसी ज़रा मदद कर देना, इस घड़ी को चला दें। इसके टिक टिक के बिना कुछ भी ठीक न लगेगा। ज़रा इस मेज को वहाँ तक खिसकाने में मदद दो तो मैं इस पर चढ़कर घड़ी ठीक कर दूँ। अनिमा, अरे नौकर को आवाज़ दो। ओमी, अभी 1 मिनट में ठीक कर दूंगी। अन्नो मौसी, घड़ी ठीक करने वाला नौकर तो इस घर में नया रखना पड़ेगा। अन्नो उठती है, दोनों मेज को दीवार तक खिसकाती है। मेजपोश अलग है और जूता उतारकर ओमी उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। कलाई की घड़ी देखकर समय मिलाती है। 8 बजने के कुछ ही मिनट है। 8 बजने में भी कुछ मिनट बाकी हैं। घड़ी टिक टिक करने लगती है। ओमी चिल्लाती है, ओमी, घड़ी चलने लगी मौसी, जाने कब से इसे किसी ने चाबी नहीं दी। उछलकर उतरती है, जूते पहनती हुई जाकर चिलमची से हाथ धो तौलिया में पोंछती है। फिर अन्नों की सहायता से मेज ठीक लगा देती है और मेजपोश बिछा दोबारा हाथ धोने के लिए जा रही होती है कि उसकी दृष्टि सामने लगे कैलेंडर पर जाती है। ओमी, अरे यह कैलेंडर किसने उतारा? पास जाकर महीने और साल का नाम पढ़ती है। मार्च 1948, 5 बरस से लगा है। कैलेंडर उतारकर गोल करके उसे चिलमची स्टैंड के नीचे रखते हुए, उस महीने तो अचानक मम्मी का देहांत हो गया था। जब से मालूम होता है किसी ने नहीं उतारा। किसे? कैलेंडर को। अनिमा कहती है, तुम लोग खैर नौकरी से आए और चले गए, पर जीजा जी तो यहीं थे। जज बनने के बाद क्या
इतने सुस्त हो गए कि अब इंद्र नारायण जो कि वकील था वो क्या बन चुका है, जज बन चुका है। ठीक है। ओमी फिर चिलमची से हाथ धो तौलिया में पोंछते हुए, नहीं, जज बनने की बात नहीं मौसी। दरअसल मम्मी के देहांत के बाद पापा को किसी बात का होश ही नहीं रहता। उनका तो जैसे अपने आप पर से अधिकार उठ गया। नौकर ने जो रख दिया खा लिया, जो दे दिया पहन लिया। ये कमरे रोज साफ होते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्ष से पापा इधर नहीं आए। अपने दफ्तर और उसके साथ कमरे में खाते सोते और मित्रों से मिलते जुलते रहे। इधर की एक चीज़ उन्होंने बदलने नहीं दी। उठकर रसोई के दरवाजे के पास जाती है। मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर, पापा का नाश्ता भी इधर रखो और उनसे आने को कहो। मुन्नी, जी अभी जाती हूँ मेम साहब। ओमी, और वह राधू नहीं गया? कहता उनसे जाकर कि समय से नाश्ता कर लें, फिर चाहे सारा दिन गप लगाते रहें। मुन्नी, गया हुआ है मेम साहब। ओमी वापस आते हुए, आज पापा शायद इन 5 वर्षों में पहली बार इधर नाश्ता करेंगे। फिर कुर्सी पर बैठते हुए, मैं यहाँ रहती तो पापा को किसी तरह का कष्ट ना होने देती। असल में उन्हें कभी आदत नहीं रही अपने आप को देखने की। उनकी हर ज़रूरत का ध्यान मम्मी रखा करती थी। बाथरूम में साबुन और तौलिया तक रखना वे नौकरपना छोड़ती थीं। हम यहाँ रहे नहीं। इनकी नौकरी ही ऐसी है कि 6 महीने इस शहर में तो साल भर उस शहर में। 5 साल की लगातार कोशिश और पापा की सिफारिश के बाद अब जाकर अपने शहर में नियुक्ति हुई है। तुमने तो देखा ही था मौसी, पापा कुछ बदलने ही नहीं देते। पर मैंने कहा कि सब वैसे ही होगी जैसा मम्मी का समय होता था। हर चीज़ घड़ी की बाकायदगी से चलेगी। उस दीवार के पर्दे तक चक्कर लगाती हैं। उठकर क्या करती है, दीवार से पर्दे तक चक्कर लगाती है। इस घर की तो जैसे चूल्हे ही हिल गई हैं मौसी। यही मुन्नी है, कितने देर से चिल्ला रही हूँ नाश्ता रखने को। कर तो जाती ऐसी देर मम्मी के समय में, फिर बैठनी पड़ेगी चूल्हे इस घर की मौसी। ओवरहॉल करना पड़ेगा इस घर को। जरा सा हंसती है, गले में घंटिया सी बज उठती है। अनिमा कहती है, जीजा जी ने अपना रहन सहन बदल लिया है शायद। ओमी किंचित भेद भरे स्वर में, शायद नहीं मौसी, निश्चित रूप से। नौकर पर जो कड़ाई मम्मी के ज़माने में थी वह नहीं रही, पर अपने आप पर कड़ाई पापा ने कहीं ज़्यादा बढ़ा दी। मम्मी के मरने के बाद उन्होंने अपना जीवन बड़ा ही नियमित बना लिया, और भी धीमे स्वर में। और तो और उन्होंने शराब तक को मुंह लगाना छोड़ दिया है। अनिमा कहती है, जीजा जी तो लगभग रोज पीने लगे थे। ओमी बरसों तक पीते रहे। पिछले तो कभी कभी पीते थे, फिर रोज पीने लगे और घर नरक बनता चला गया। यही तो दरअसल मम्मी के बेवक्त मौत का कारण हुआ। अनिमा कहती है, तो क्या अब बिल्कुल नहीं पीते? ओमी कहती है, हाथ भी नहीं लगाते, बल्कि ये और इनके दोस्त भी उनकी आंख बचा कर ही पीते हैं। अनिमा कहती है, अंजो की चित्र की ओर संकेत करते हुए, तब तो अंजो की जीत हुई। ओमी धीरे स्वर में, हमने तो पापा को कभी पीते हुए नहीं देखा मौसी। मम्मी के देहांत पर भी पता चला था कि रोज पीते थे और छिपा कर पीते थे। सुनती हूँ पहले कभी हाथ भी नहीं लगाते। मम्मी को पसंद नहीं था उनका पीना, फिर पीने लगे। एक बार बहुत पहले, मेरी शादी से 10-12 बरस पहले मामा श्रीपत आए थे। बड़े फक्कड़ पियक्कड़ और शैलानी। जाते जाते बहाने से पापा
को साथ ले गए। जब पापा वापस आए तो नशे में धुत थे। उसी रात मम्मी को पहला दौरा पड़ा। अनिमा कहती है, जैसा अपने आप से मैं उन दिनों यही थी। वो अनिमा अपने आप से कह रही है कि क्या कह रही है कि उन दिनों मैं यही थी। और हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं कि जब श्रीपत आया हुआ था तो अनिमा भी अंजलि के ही घर पर थी। ठीक, लेकिन ओमी उसकी बात नहीं सुनती। उठकर रसोई की ओर जाने लगती है। मुन्नी नाश्ता लिए हुए आती है। युवा, चंचल और चप्पल मुन्नी अब अधेड़ दिखाई देती है। पहले भाग में हम देखे थे कि वो युवा है, चंचल है, ठीक, चप्पल है। अब वो कैसी हो गई है, अधेड़ दिखाई दे रही है। लेकिन इस बात के अतिरिक्त उसके पहनावे में कोई अंतर नहीं। एकदम सफ़ेद धोती और ब्लाउज उसने पहन रखा है। बाल ढंग से बने हैं और माथे पर छोटी सी बिंदी है। मुन्नी कहती है, ओमी के पास से गुजरते हुए यह नीलू बाबू को नाश्ता खिलाओ तो इधर भी रखती हूँ। ओमी उसके साथ जाते हुए, उसे खिलाने की ज़रूरत नहीं, अब वह बड़ा हो गया है, अपने आप खा लेगा। तुम उसको नाश्ता देकर आओ और इधर नाश्ता रखो। जज साहब को कहलवाया नहीं आने को। मुन्नी नीलम के कमरे के निकट से, वे कहते हैं मेरा नाश्ता राधु के हाथ यहीं कमरे में भिजवा दो। ओमी राधु के हाथ? हंसती है। राधु में शक्ति भी है नाश्ता ले जाने की, अपना काम ही लाए ले, अपना काम ही कर ले तो बड़ी बात है। आया नहीं वह राधु, पहले हम देख चुके थे, ये बहुत वृद्ध था, अब और भी वृद्ध हो चुका है। ठीक, मुन्नी आ ही रहा होगा मेम साहब। चली जाती है। ओमी उसके पीछे पीछे दरवाजे में जा खड़ी होती है। ओमी, देखो तुम नीलम का नाश्ता रखकर जाओ और जज साहब का नाश्ता तैयार करो, मैं उसको नाश्ता देती हूँ। तुम इधर रख दो नीलम से। देखो नीलम बेटा, नीलू का पूरा नाम क्या है? नीलम, ठीक है। देखो नीलम बेटा, अपना नाश्ता कर लो। मुन्नी को अभी तुम्हारे पापा और दादाजी का नाश्ता तैयार करना है। वापस अन्नों के पास आ जाती है। नीचे लिखे संवाद में मुन्नी नीलम का नाश्ता रखकर चली जाती है। ओमी कहती है, देखा मौसी, कहकर भी पापा नहीं आए। दरअसल मम्मी की अचानक मृत्यु ने पापा के दिल पर बड़ा गहरा असर किया है। उन्हें लगा जैसे वही उनकी मृत्यु का कारण थे। अनिमा कहती है, एक तरह से उनका ख्याल ठीक है, लेकिन सच पूछो तो अंजलि स्वयं अपनी मृत्यु का कारण थी। ओमी कहती है, अब मैं क्या बताऊं, हम तो बरेली में थे जब हमें तार मिला। यहाँ आकर मालूम हुआ कि मम्मी को पहला दौरा पड़ा था और पापा ने सौगंध खाई थी कि वे कभी ना पिएंगे, पर उन सौगंध के रहते भी वे पीने लगे। मम्मी के दौरे बढ़ने लगे। नशे तो उनकी कमज़ोर थी, इसीलिए हर बार उनका क्रोध दोगुने वेग से उभरता और वे पागल सी हो जाती। पापा कुछ दिन छोड़ देते, फिर पीने लगते। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक बार तो लगा था कि मम्मी सचमुच पागल हो जाएंगी, क्योंकि पापा पीते न थे। पीकर वे सब हरकतें भी किया करते थे जो मम्मी को चिढ़ाती थी। उठकर उद्विग्नता से कमरे में चक्कर लगाती हैं। फिर ऐसा हुआ कि पापा ने पीना बिल्कुल छोड़ दिया। मम्मी आश्वस्त हो गई। तभी कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि वे लगभग रोज पीते हैं। कचहरी में ही उन्होंने इसका प्रबंध कर लिया है। उस दिन जब पापा घर आए तो सुनती हूँ कि मम्मी को ऐसा भयंकर दौरा पड़ा कि फिर वे उससे उठ ना सकी। अनिमा कहती है, मैं उन दिनों यहीं थी, मैं सब जानती हूँ। ओमी कहती है, उस स्थिति में मम्मी की मृत्यु से पापा के दिल पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने फिर न घर न कचहरी, शराब को कभी हाथ न लगाया। अपना जीवन
नियमित बना लिया। उन्होंने एकदम सन्यासी से बन गए। मुन्नी कहती है, रसोई की ओर के दरवाजे से झांकते हुए, जज साहब का नाश्ता तैयार है मेम साहब। ओमी कहती है उठते हुए, मौसी तुम मुन्नी से इधर नाश्ता रखवाना, मैं इतने में पापा को नाश्ता कराऊं। तेज तेज चलती जाती है। कुछ क्षण बाद मुन्नी ट्रे लिए हुए खाने की मेज की ओर आती है और उसके पीछे पीछे नाश्ते की ट्रे लिए ओमी की बैठक में होकर जज साहब अर्थात श्री इंद्र नारायण के कमरे की ओर जाती है। उसके पीछे पीछे राधु है। इन 20 वर्षों में वह और भी बुढ़ा हो गया है। गर्दन उसके धीरे धीरे कांप रही है, एक हाथ भी कांप रहा है। राधु, बहुरानी यह मुझे दे दो, बहुरानी यह मुझे दे दो, तुम कष्ट ना करो, मैं ले जाऊंगा नाश्ता, मैं रोज ले जाता हूँ। कौन कह रहा है? राधु। ओमी, हाँ तुम रोज ले जाते हो, पर आज से मैं ले जाया करूंगी। जज साहब के दफ्तर में चली जाती है। राधु वहीं खोया सा खड़ा रहता है। कुछ खटबटाता है और बेबसी से हाथ मलता सा कमरे से आगे टहलता है। तभी बाहर के दरवाजे से नीरज और नज़ीर बातें करते और ठहाका लगाते हुए प्रवेश करते हैं। नीरज और नज़ीर। नीरज हंसते हुए, मैं इलाहाबाद में टीआरओ था तो रोज दफ्तर में 20 अर्जियां आती थी। मेरी तो वहाँ ससुराल है, कुछ तो राय साहब मुझे दूसरी जगह रहने ना देते, कुछ मैं भी कोशिश ना करता। जो आदमी मुझे मकान के लिए तंग करता, मैं कहता भाई क्या करूं, मुझे तो खुद मकान नहीं मिला, अपने ससुराल में रहता हूँ। एक सरदार जी बहुत बार आ चुके थे, मैं उन्हें अनजाने में कई बार यही जवाब दे चुका था। एक दिन जलकर कहने लगे पंजाबी स्वर का नकल उतारते हुए, बदशाहो जे साड़ी भी ससुराल इत्थे होंदी तो हम भी आपके कभी तंग ना आउंदे। जोर से हंसकर ठहाका लगाता है। नज़ीर उसके ठहाके में योग देता है। नीरज, ऐसी 20 किस्से हैं जब गर्जमंदों और ज़रूरतमंदों का ख्याल करें, उन दोस्तों का ख्याल करें तो समझते हैं कि हमें कान से पकड़कर हमसे सब काम कराया जाता है। उन गांधी टोपी का ख्याल करें जिन्हें पहनने वाले यह सोचते हैं कि उन्हें देखते ही टीआरओ तो दूर कलेक्टर तक को अदब से खड़े हो जाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो अपने ससुर को निकाल कर उसके ससुर को उसमें जमा देना चाहिए। जोर से ठहाका लगाता है। मैंने इन सब खुदाई फौजदारों के तगादों का एक ही हाल निकाल रखा है। उन सबके केस टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं, पर उनकी अर्जियां और सिफारिशों की फाइल के नीचे दबी पड़ी रहती हैं और कभी समय नहीं मिलती। नज़ीर, और केस उनके टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं। नीरज, और केस उनके टॉप प्रायोरिटी पर रहते हैं। दोनों अनायास ठहाका लगाते हैं। नीरज, इन गांधी टोपियों और उनके सिफारिशों का इसके अतिरिक्त और कोई इलाज नहीं। नज़ीर, तुम्हें यकीन न आएगा, पिछले दिनों हमारे दफ्तर में 2 चपरासियों की जगह खाली थी। एक चपरासी का नाम ऊपर से आया, किसी मंत्री के भतीजे के साले का साला या बहनोई न जाने क्या था। जब मैंने आनाकानी की तो डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स ने फ़ोन किया कि मंत्री महोदय ने खुद उसके नाम की सिफारिश की है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं स्टेशन डायरेक्टर ना हुआ, घसियारा हो गया, जो एक चपरासी भी अपनी इच्छा से नहीं रख सकता। और एक वह जमाना था जब हम
पीए तक की सिफारिश सीधे भर्ती से लिया करते थे। मैंने फ़ोन के जवाब में कह दिया, बजट कट जाने और ऑलराउंडर इकोनॉमी ड्राइव के कारण मैंने वे नौकरियां छांट दी हैं। जब तक बजट बहाल नहीं हो जाता मैं कोई चपरासी नहीं रख सकता। हंसता है। बड़े साहब बहुत सिर पिटाए, पर इनका जूता उन्हीं के सिर। इकोनॉमी ड्राइव चल रही थी, वे खुद बचत करो का शोर मचा रहे थे। मेरे इस जवाब पर चूं तक ना कर सके। आत्मतोष से हंसता है। नीरज भी उसकी हंसी में योग देता है। ओमी जज साहब के कमरे से निकलकर आती है। ओमी, अब फिर हंसीएगा, पहले नाश्ता कर लीजिएगा। कर लीजिए। नीरज, हंसने में तो मेरी जान, नाश्ते का कोई संबंध नहीं। हम नाश्ता करते हुए भी हंस सकते हैं। ओमी, जिसके माथे पर अपने पति के इस फक्कड़पन के तेवर पड़ जाते हैं, कल आप कलेक्टर हो जाएंगे, पर बात आपको तब भी करनी ना आएगी। नीरज, कलेक्टर तो खैर मैं इस जन्म में नहीं होता, हो भी जाऊं तो। ओमी कहती है, बातें फिर कीजिएगा, चलिए नाश्ता कीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। नीरज से, चलिए नीरज भाई। नजीर से, ठीक है, चलिए नज़ीर भाई। नज़ीर, नहीं भाभी, अब नहीं, हम तो फिर आएंगे। फ्रिज में कुछ बियर की बोतलें रखा छोड़िएगा। ओमी, लेकिन पापा ने तो। नज़ीर, वह हम जानते हैं भाभी, जज साहब सब सैर को जाएंगे, तभी हम जमेंगे। अच्छा बाय बाय। हाथ को सिर से उठाता हुआ चला जाता है। नीरज, अरे भाई एक प्याला चाय तो। लेकिन नज़ीर बिना मुड़े इनकार से हाथ हिलाता चला जाता है। ओमी, नीरज को साथ लिए खाने के कमरे में आते हुए, मैंने कितनी बार कहा है, सबके सामने आप लोफर की तरह ऐसी बातें ना किया कीजिए। आप सब सिटी मजिस्ट्रेट हो गए हैं। क्या हो गया है अब वो? नीरज क्या है? नीरज सिटी मजिस्ट्रेट है, ठीक है। नीरज, सिटी मजिस्ट्रेट होकर क्या मैं आदमी नहीं रहा? ओमी, तो क्या आदमी का यही गुण है कि वह लोफर हो? जो सभ्य और शिष्ट है वे क्या आदमी नहीं? पापा जी। नीरज खाने की मेज के नीचे से कुर्सी घसीट कर बैठता है। तुम पापा जी की बात बेकार करती हो। पहली बात तो यह कि वे हाई कोर्ट के जज हैं और जज और सिटी मजिस्ट्रेट में फर्क होता है। जज बड़ी सी विंग लगाए, लंबा सा मुंह बनाए, ऊंची सी कुर्सी पर बैठा वकील का बयान सुनता और गहरा गंभीर फैसला देता है। हाई कोर्ट में उस गंभीर वातावरण में जरा सी अशिष्टता या लोफरी की गुंजाइश भी कहाँ है। सिटी मजिस्ट्रेट को नगर भर के गुंडे, चोर, बाजारियों, परमिट होल्डरों, सेठ साहूकारों और पुलिस वालों का से काम होता है, और कोई भला आदमी उन भले आदमी से कैसे निभा सकता है? क्यों मौसी? अनिमा, मैं तो ना कभी सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुई ना जज की। नीरज उठकर दोनों हाथ फैलाकर आदाब बजा लेते हुए, सिटी मजिस्ट्रेट तो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जज साहब को देखने के लिए आपको उस कमरे में पधारना होगा। ओमी, जो इस संबंध में बराबर चाय बनाती रहती है, प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए, सारे मजिस्ट्रेट आप ही की तरह लोफर होते हैं। क्या बोलती है ओमी? कि सारे सिटी मजिस्ट्रेट आप ही की तरह लोफर होते होंगे। नीरज, मेरे देखने में जितने आए हैं वे तो लगभग मेरे ही जैसे हैं, बाकी दूध के धुले कहीं छिपे हैं तो मैं कह नहीं सकता। हर पेशे की अपनी अपनी खूबी होती है। हर पेशे की अपनी अपनी खूबी होती है मेरी जान।
मेरा ख्याल है मजिस्ट्रेसी ऐसी ही आदमी को चाहती है। कोई भला आदमी सफल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो ही नहीं सकता। ओमी अपना प्याला बनाकर स्वयं भी बैठते हुए, आप अपने आईने से दूसरे को मत देखिए। चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है। आपका ख्याल है कि नीलम बड़ा होकर कलेक्टर बन जाएगा तो अशिष्ट, असभ्य और लोफर होगा? आप विश्वास रखिए, वह एक भला आदमी, दयानदार, सभ्य, शिष्ट और विनम्र हकीम होगा। मैं हमेशा इस बात की शिक्षा उसे देती हूँ। देख लीजिएगा। कौन कहती है? ओमी कहती है। ठीक है। नीरज कहता है, तब वह क्लर्क होगा, कलेक्टर नहीं, इसका तुम विश्वास रखो। ओमी क्लर्क? नीरज डिग्निफाइड यानी ऊंची किस्म का, शरीफ किस्म का क्लर्क। यही कोई सचिव अचीव? फिर मैं नीलम को कलेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं उसे क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता हूँ। अब ये क्या बनाना चाहता है? ये वही शुरू कहानी है फिर से जो हमने पहले अंक में देखा था। पहले अंक में हमने देखा था कि जो नीरज है वो अपने आप में क्या बनना चाहता था? क्रिकेट का कप्तान। किंतु अंजलि क्या बनाना चाहती थी? उसको डिप्टी कलेक्टर बनाना चाहती थी। अब उसका 20 साल बाद उसका बेटा है नीलम, उसको नीरज क्या बनाना चाहता है? क्रिकेट का कप्तान। ठीक है। अब सब अपने आप थोपने पे लगे हुए हैं बच्चे पे। ठीक है। ओमी कहती है, नीलम में शक्ति भी है फुटबॉल या क्रिकेट खेलने की। क्रिकेट का कप्तान तो आपको बनना चाहिए था। नीरज जोश से उठते हुए, वाह क्या बात कही है तुमने मेरी जान, मैं तो बना ही था क्रिकेट का कप्तान होने के लिए। मामा जी ने कहा था, बेटा 2 घंटे पढ़ो और 6 घंटे डट के खेलो, निश्चय ही तुम क्रिकेट के कप्तान बनोगे। पर मम्मी पीछे पड़ी थी मुझे आईएएस बनाने के। 6 घंटे पढ़ना और 2 घंटे खेलना पड़ा। मन क्रिकेट में और आंखें पढ़ाई में, नतीजा तुम्हारे सामने है। न क्रिकेट का कप्तान बने न आईएएस बने। आईसीएस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक। ओमी कलेक्टर तो आप अब भी बन सकते हैं। नीरज वह शायद इस आज़ादी के कारण, जिनको पहले कोई 60 रुपए में ना पूछता था, जिस वकीलों की 4 रुपए रोज की प्रैक्टिस न थी, वे आज मानवीय मंत्री बने हुए हैं। फिर मेरे जैसे नायाब तहसीलदार अगर कलेक्टर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मामा जी कहा करते थे कि जिस चीज़ में मन हो वही करना चाहिए। कलेक्टरी में मेरा मन कभी न था। मैं सदा क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। ओमी तो आप नीलम को क्यों कलेक्टर बनने से रोकते हैं? वह तो क्रिकेट का कप्तान नहीं, आईसीएस बनना चाहता है। नीरज आजकल आईसीएस नहीं आईएएस हो गया है। ठीक। ओमी आईएएस? नीरज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओमी आईएएस ही सही, वह आईएएस की परीक्षा देगा और अगर आप बीच में टांग अड़ाएंगे तो निश्चय ही आईएएस होके रहेगा। नीरज उसके मन में बेकार ही तुमने यह ख्याल भर दिया है जैसे आईएएस होना ही जीवन का चरम लक्ष्य हो। ओमी नहीं, चरम लक्ष्य तो क्रिकेट का कप्तान बनना है। नीरज कलेक्टरी का क्रिकेट की कप्तानी से क्या मुकाबला? एक तरफ सी के नायडू, मर्चेंट, हजारे, मनकद या अमरनाथ को रख दो, दूसरे पलड़े में 10 कलेक्टर या कमिश्नर। मैं कहता हूँ उम्मो बराबर तुल जाएंगे। इस जिंदगी का उस जिंदगी से क्या मुकाबला? आज़ाद, खुली, हाथ पाँव और दिमाग की कमाई। ओमी इसमें क्या हाथ पाँव और दिमाग का काम नहीं? क्यों अन्नू मौसी? और फिर सिक्योरिटी, सुरक्षा। नीरज है, लेकिन यहाँ वह स्वतंत्रता और विस्तार कहाँ?
यहाँ तो पग पग पर झूठ, कपट, बददयांती, कूटनीति, षड्यंत्र, कुटिलता और कुंठा है। सुरक्षा है, पर सुरक्षा का मोल बहुत बड़ा है ओमी। पर आपको ऐसे सुरक्षा की जरूरत नहीं, आप न कीजिएगा यह सब। नीरज, मेरी जान, तुम्हें कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़े को उसके छींटे से बचाए रखूं, यह कैसे संभव है? ओमी, कमल क्या कीचड़ में नहीं रहता? मैं अपनी नीलम को इस सारे कीचड़ से कमल सा रखकर अपना सारा कर्तव्य पूरा करना सिखाऊंगी। नीरज हंसकर, तुम लाख सिखाओ, इस दुष्चक्र में फंसा तो उसे अनायास यह सब करना पड़ेगा, नहीं तो किसी प्रांत या केंद्र सरकार के बड़े दफ्तर में फाइलों के साथ माथा फोड़ेगा। जिस अधिकार और हुक्मरानी के सपने तुम ले रही हो, वह सब इसी छल कपट और षड्यंत्र के कीचड़ पर टिकी है। मैं तो आज भी यह सब छोड़कर क्रिकेट का कप्तान बनना पसंद करूंगा। ओमी, तो छोड़ दीजिए ना और बन जाइए क्रिकेट का कप्तान। अन्नो के लिए चाय का दूसरा प्याला बनाती है। अन्नो मुस्कुराती हुई उनकी बहस सुनती रहती है। नीरज, लेकिन क्रिकेट का कप्तान बनने के लिए जिस अभ्यास और साधना की जरूरत है, वह कहाँ से लाएं? उम्र का बेहतरीन हिस्सा तो मैंने इस झूठी हुक्मरानी के सपने देखने में बिता दिए। लोगों के दिल पर अपना शासन हो, क्रिकेट की उस कप्तानी के लिए शुरू से ही डटकर 6 घंटे खेलना जरूरी था, मामा श्रीपत कहा करते थे। ओमी चिढ़कर, मम्मी कहा करती थी श्रीपत मामा ब्रेक हैं, ब्रेक। इस घर में आराम से चलती गाड़ी को उन्होंने एक ही बार में आकर ब्रेक लगा दी। नीरज, और मैं कहता हूँ मम्मी स्वयं ब्रेक थी। जब तक वे जिंदा रहीं, उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगा रखी, उसे आज़ादी से फलने फूलने नहीं दिया, और जब मर गई तो ब्रेक लगाती गई। ओमी, अपनी माँ के बारे में ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अन्नो मौसी क्या कहेंगी? नीरज, मौसी क्या यह सब बात नहीं जानती? रही शर्म की बात, तो मैं कोई झूठ बात तो कह नहीं रहा। तुम्हारा ख्याल है कि पापा अपना जीवन जीते हैं, तुम और नीलम क्या अपना जीवन जीते हो, और मैं भी क्या अपना जीवन जीता हूँ? यह सब वही जी रहे हैं जो मम्मी चाहती थी कि हम जिए, और मम्मी के नाना चाहते थे कि दुनिया जिए। ओमी, तो क्या बुरा चाहते थे? उस समय से उठना बैठना, खाना पीना, अपने सारे काम उस समय से कर लेना और नियम से ज़िंदगी जीना क्या बुरी बात है? क्रिकेट का कप्तान क्या आप यूं ही बन जाएंगे बिना किसी नियम के ज़रिए? क्रिकेट के कप्तान तो क्या जाने अच्छे खिलाड़ी भी आप बन पाते या नहीं, पर मम्मी आपको जो बनाने देना चाहती थी, जो बने देखना चाहती थी, उसके रास्ते पर तो उन्होंने लगा दिया, और आप अगर बहक ना जाए तो कलेक्टर या कमिश्नर होकर ही रिटायर होंगे। नीरज निर्निमेष अपनी पत्नी की ओर देखता है। उसके चुप होते ही जोर से ठहाका लगाता है। बैठक के बाहर के दरवाजे में श्रीपत प्रवेश करता है। कुछ क्षण वहीं खड़ा सुनगुन लेता है, फिर नीचे के संवाद में खाने के कमरे की ओर आता है। नीरज, मामा श्रीपत मम्मी से कहा करते थे कि तुम्हें सेना में कोई छोटी मोटी कप्तान या लेफ्टिनेंट होना चाहिए। उस समय तो सेना में स्त्रियां ली नहीं जाती थीं, पर अब तो ली जाने लगी हैं, और मैं कहता हूं कि तुम सच में सेना में भर्ती हो जाना चाहिए तुम्हें। ओमी चिढ़कर, मामा श्रीपत ब्रेक थे, ब्रेक। श्रीपत, मामा श्रीपत पधार रहे हैं।
ओमी के होठों में अजीब आश्चर्य तथा लज्जा मिश्रित ओ निकल जाता है। नीरज कुर्सी से उछल जाता है। नीरज, मामा जी। श्रीपत उसके बाहों में भरते हुए लिपट जाता है। कहो बेटा, कैसा हो, कैसे हो? नीरज श्रीपत को बाहों से भींचते हुए, आपकी दुआ है मामा जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? श्रीपत, बम्बई से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है? श्रीपत, बम्बई से, दूसरे भाग में। और कलकत्ता जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कलकत्ता। सोचा रास्ते में तुम लोगों से मिलता जाऊँ। सर्दियाँ गुजर गईं, तुम्हें देखें। और सब अच्छे हैं? नीरज, जी मामा जी। श्रीपत, जीजा जी कैसे हैं? नीरज, चल रहे हैं मामा जी। श्रीपत, सुना था हाई कोर्ट के जज हो गए। नीरज, जी मामा जी। श्रीपत, यह तुम हर बात में मामा जी क्या करते हो? नीरज, मम्मी कहा करती थी कि बड़ों के साथ, श्रीपत, अदब से बात करनी चाहिए। दोनों एक साथ ठहाका लगाते हैं और फिर एक दूसरे के आलिंगन में भींच लेते हैं। ओमी नीरज से, अब छोड़िए मामा जी को, इन्हें हाथ मुंह धोने दीजिए। पर्दे के पास जाकर नौकरानी का आवाज़ देती है, मुन्नी। मुन्नी झांकती है, जी मेम साहब। ओमी, बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो, मामा जी नहाएंगे। श्रीपत जोर से ठहाका लगाता है। श्रीपत, तो लगा दो अंजू दीदी इस घर में अपनी प्रतिनिधि छोड़ ही गई तो क्या लगता है उसको कि अंजू दीदी अपनी इस घर में अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है। तुम ठीक कहते हो नीरज, अपनी पत्नी को तुम्हें सेना में भर्ती करा लेना चाहिए। ओमी की ओर मुड़कर, अरे भाई देख तो लो, क्या मैं गंदा लगता हूँ? क्या नहीं लगता कि अभी नहा धोकर आया हूँ? नीरज, हाँ देखो, क्या मामा जी गंदे रखते हैं? अनिमा, आप नहा कहाँ आए? आप तो चाय के पहले कभी नहाते न थे। ये हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं, जो पढ़ाएंगे वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों से। श्रीपत, अरे भाई ध्यान से अन्नों को देखता है। क्या अन्नो है? माफ़ करना, मैं पहचान नहीं पाया। एक युग बीत गया देखे तुम्हें। याद रह गई तुम्हें चाय से पहले मेरे ना नहाने की बात? पहले भाग में जब आता है श्रीपत तो वो नहाने कहती है अंजलि, तो वो जाता नहीं और कहता है कि बिना चाय पिए तो मैं नहाने ही नहीं जाता। वही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक। 20 बरस हो गए जब मैं आया था यहाँ। अनिमा, मुझे उस मुलाकात की एक एक बात याद है। श्रीपत, तुम असल में मुझे जानती नहीं। किसी बात को सनक की हद तक ले जाने में मेरा ज़रा भी विश्वास नहीं। जब मैंने देखा था कि मेरी वह आदत सनक बन रही है तो मैंने उसे छोड़ दिया। ओमी से, तुम चाय का गर्मा गर्म प्याला बनाओ बेटी। ओमी लज्जारुण मुख लिए हुए चाय बनाने लगती है। अनिमा, चाय तो आप अपने हाथों से ही बनाया करते थे। ये पहले भाग में जब आता है तो आप कहता है कि मैं अपना चाय अपने बनाया करता हूँ, चाहे जो कार्य करता हूँ चाहे नहीं करता हूँ, लेकिन चाय तो मैं अपने बनाता हूँ। श्रीपत, उस सनक को भी मैंने छोड़ दिया। ओमी से, दूध और चीनी दोनों 1-1 चम्मच। ओमी चीनी और दूध डालकर प्याला श्रीपत को देती है। नीरज अपना प्याला बढ़ाते हुए, एक प्याला मेरे लिए भी बनाओ ओमी, ज़रा मामा जी के साथ दिया जाए। आप भी लीजिए एक और प्याला मौसी। अनिमा, अच्छा मैं भी ले लेती हूँ। श्रीपत से मुस्कुराते हुए, तो आपने उस सनक को भी छोड़ दिया? श्रीपत चाय की चुस्की लेते हुए, किस सनक को? अनिमा किंचित हंसते हुए, अकेले रहने की सनक को। यहीं जब बहुत पहले हम मिले थे तो आप कहा करते थे मैं शादी के सपने ही लेता हूँ, शादी कभी नहीं करता। श्रीपत हंसता है, वह सनक भी मैंने छोड़ दी। नीरज, तभी मामा जी आप इतने साफ सुथरे और सभ्य दिखाई देते हैं। आखिर मम्मी की बात का हुआ ना असर आप पर भी? श्रीपत, नहीं भाई वह बात नहीं। अंजू दीदी तो मुझ पर क्या असर होता, बात कुछ और ही है। चाय पीता है। नीरज साक्षात औत्सुक्यता, वह क्या?
श्रीपत, कुछ बरस पहले बम्बई की फिल्मी दुनिया में एक ऐसी औरत से भेंट हुई जिसे मैंने बिल्कुल अपने जैसा पाया। कोई फैंड नहीं, कोई सनक नहीं, कोई रीति रिवाज के लिए आग्रह नहीं। लगता कि अब अकेले ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इकट्ठे रहने लगे, पर तब लगा कि हम स्वयं सनकी हुए जा रहे हैं, जानबूझकर हर रस्म रिवाज तौर तरीकों को तोड़ रहे हैं। वे देवी जी तो मुझसे 4 कदम आगे निकली। हम ही जो सनक की हंसी उड़ाया करते थे, अपने फक्कड़पने को जिंदगी का चरम ध्येय समझते थे, अपने मित्रों से अच्छे खासे सनकी प्रसिद्ध हो गए। नीरज जोर से ठहाके लगाता है। श्रीपत, और फिर वही बातें जो अपने को अच्छी लगती थीं, उन देवी जी में खासी बेतुकी लगने लगी। जब मैंने झट अदालत बदल ली, सुबह उठकर सैर को जाने लगा, रोज नहाने अच्छे कपड़े पहनने लगा और लगभग वह सब करने लगा जो अंजू दीदी किया करती थी। तकलीफ तो बहुत हुई इसमें, इतने दिनों की आदत बदलने में, लेकिन प्रबल हट से नई आदत डल गई। एक दिन जब शाम को वापस घर आया तो क्या देखता हूँ कि घर आईने की तरह साफ है, ऐसा कि अंजू दीदी भी कभी न किए होगी। मैं हैरान, हैं? हे भगवान, क्या मजरा है। देवी जी से भेंट हुई तो पता चला कि वे तो मेरी प्रसन्नता के लिए वैसी फक्कड़ बनी थी। नहीं, उन्हें तो सब गंदगी से सख्त नफरत। बस अन्नो, वह दिन जो आज का दिन उन देवी जी के घर से निकला हूँ तो फिर उधर को मुंह नहीं किया। नीरज जोर से हंसता है। अनिमा, उन श्रीमती जी का भी कुछ ख्याल किया? श्रीपत, शुक्र है कि अभी शादी न हुई थी, कोर्टशिप ही चल रही थी। शादी हो गई होती तो न जाने क्या दुर्गति होती। अपने को दूसरे के अनुकूल बनाने के बदले अपने जैसा ही कोई दूसरा ढूंढ लिया होगा उसने। अनिमा, आप भी खूब आदमी हैं। श्रीपत, अरे अन्नो, मेरे सामने जो अंजू दीदी और जीजा जी की घरेलू जिंदगी घूम गई, और कसम भगवान की मैं सिर पर पाँव रखकर भागा। अच्छा भला काम चल रहा था बम्बई में, पर मैंने उसका मोह छोड़ा और कलकत्ता जाकर ही दम लिया। नीरज, लेकिन जब आपने अपनी अदालत बदल ही डाली तो? श्रीपत, अदालत तो बदल डाली थी, पर मेरी उस गंदगी और फक्कड़पने का जिक्र करते हुए उन देवी जी ने कुछ ऐसा मुंह बनाया और उसकी आंखों में घृणा का कुछ ऐसा भाव दिखाई दिया कि मेरी तो रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं जान गया कि उन पर सफाई कहाँ जाकर खत्म होगी। नीरज जोर से ठहाका लगाता है। ओमी, आप मम्मी के सफाई के स्वभाव की हंसी उड़ाते हैं, पर आप स्वयं मानते हैं कि वह जिंदगी आपको दूसरों में बुरी लगती थी। श्रीपत, मैं सफाई की हंसी नहीं उड़ाता, पर यह सफाई जहाँ जाकर ख़त्म होगी उस सनक से डरता हूँ। ओमी, बिना सनक के कभी सफाई रह ही नहीं सकती। ज़रा ढील दीजिए, सफाई ख़त्म। अच्छी आदत के लिए कष्ट तो झेलना पड़ेगा। मम्मी कहा करती थी कि इस घर में इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि उससे सफाई की गंध आए। जिसकी नाक को इस गंध की आदत है, वे गंदगी कैसे सह सकते हैं? आप कुछ दिनों उस श्रीमती जी के साथ रहते तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाती। श्रीपत ठहाका लगाता है। तुम अंजू का ही दूसरा रूप हो। पर भाई, हम उस गंध से वंचित ही भले। ऐसी सफाई भी क्या जो कि का जंजाल बन जाए, जो क्या हो जी का
जंजाल बन जाए। पाँव रखने की मेज, पाँव खाने की मेज पर रख लेता है। ओमी कोने में पड़ी एक तिपाई उसके आगे रख देती है। पाँव आप इस पर टिका लीजिए। श्रीपत ठहाका मारते हुए उस पर पाँव टिका देता है। मैंने गलत किया, तुम अंजू दीदी से एक कदम आगे हो, तुम्हें किसी अस्पताल की मैट्रन होना चाहिए। ओमी इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद। श्रीपत और नीरज दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं। एक चपरासी आता है। चपरासी पर्दे के बाहर बैठक से, जय हिंद सरकार। श्रीपत उठकर जज साहब के कमरे में जाता है। नीरज बैठक में आता है। नीरज क्या बात है? चपरासी परेड के शरणार्थी कैंप में दंगा हो गया है। बड़े साहब ने आपको अभी वहां जाने को कहा है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। परेड के शरणार्थी कैंप में दंगा हो गया है। कहाँ से लिया गया है? ये दंगे का जिक्र भी आ रहा है अंजू दीदी नाटक में। लो, यह दिन भी गया और मैं नीलम को क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनियाँ सुनाना चाहता था। चपरासी से ठीक है, साहब से बोल देना हम अभी जा रहे हैं। चपरासी चला जाता है। वो भी उसके पीछे आते हुए, क्रिकेट खेलकर आप उसे बिगाड़ देंगे। मैंने कई बार कहा है, उसके पढ़ने के समय आप क्रिकेट ना लेकर बैठा कीजिए। नीरज मैंने आज ही उसके लिए नया बैट और विकेट मंगाया है। ओमी बैट विकेट लेकर वह क्या करेगा? उसे शौक भी हो खेलने का, तब ना। शौक उसे हो, अगर तुम उसे डराती ना रहो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं IAS वाईएएस बनना पसंद नहीं करता। वह गेंदबाज बनेगा, बल्लेबाज बनेगा, क्रिकेट का कप्तान बनेगा। जब वह देश विदेश में अपने नाम का डंका बजाएगा, तुम खुशी से फूलन ना समाओगी और मुझे धन्यवाद दोगी कि मैंने उसे क्रिकेट खेलना सिखाया। चलने को तैयार होता है। ओमी उसके पीछे जाते हुए, चले कहाँ? नाश्ता तो पूरा करते जाइए, फिर जाने कब आते हैं वहाँ से? नीरज कर तो लिया नाश्ता। ओमी कर लिया, दलिए को तो हाथ नहीं लगाया। चलिए चलिए पूरा नाश्ता कीजिए, फिर चाहे सारा दिन शरणार्थियों के पास जाकर माथा फोड़िए। नीरज वापस आकर जल्दी जल्दी दलिए से कुछ चमचे प्लेट में डालकर खाता है। नीरज जज साहब के कमरे में तेज तेज आता है। जीजा जी तो सैर को चले गए हैं। मैंने सोचा था उनके साथ बैठकर चाय का एक प्याला पिएंगे, गप लगाएंगे। कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर टांगे मेज पर और दूसरी ओर रख लेता है। ओमी वही तिपाई पीछे से घुमाकर दूसरी ओर रखते हुए, पापा चाय पी चुके और नाश्ता कर चुके हैं। तिपाई को देखकर श्रीपत अचकचाकर पैर नीचे करके उठता है। ओमी मुस्कुराते और अपनी बात खत्म करते हुए तिपाई रख देती है। श्रीपत तुम्हें तो बेटी सचमुच किसी सरकारी अस्पताल में मैट्रन नहीं, चीफ मैट्रन होना चाहिए। हंसते हुए बैठता है और पाँव तिपाई पर रख लेता है। नीरज दलिया ख़त्म कर प्याले से जो ओमी ने इस बीच में बना दिया था, एक घूंट भर के उसे रखते हैं हुए। अच्छा मामा जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं शरणार्थी कैंप में जा रहा हूँ, वहाँ शायद दंगा हो गया है। आप आज तो शाम को मिलेंगे। चल देता है। उसके पीछे जाते हुए, आप कपड़ा तो बदल जाइए, इन कपड़ों में क्या बाहर जाइएगा? नीरज बैठक से, अरे क्या है इन कपड़ों में? ओमी बैठक में, नहीं नहीं सूट पहन कर जाइए, निक्कर कमीज में तो आप लोफर लगते हैं, अफसर नहीं। दोनों बैठक से निकल जाते हैं। श्रीपत एक ठहाका लगाता है। श्रीपत अंजू दीदी की दाद देता हूँ, एन मैन अपनी मूर्ति छोड़ गई है। लपट कर कहो अन्नो, मेरी ही तरह रही, किसी मोटे पक्के खूंटे में बंध गई। मेरी ही तरह रही या किसी मोटे खूंटे से बंध गई। हंसता है। शकल तो जरा भी नहीं बदला, लगता नहीं कि बंधी हो। अनिमा 20 बरस पहले आप
सिखा गए थे कि शादी के सपने देखने में मज़े है, सो अभी तक देख रही हूँ। आपने तो बातों में कुछ खाया भी नहीं, एक आध तोश या 2-4 चमचा दलिया लीजिए ना। श्रीपत, यह मालूम होता है कि अंजों के बाद भी इस घर में ठीक 8 बजे नाश्ता बन जाता है, तो खाना खाकर न आता, पर आज तो अनिमा, एक तो भी एक गर्म प्याला चाय ले लीजिए। उठती है और जाकर पर्दे के पीछे नौकरानी को आवाज़ देती है। अनिमा, मुन्नी मुन्नी। मुन्नी दरवाजे से झाँकती, जी मौसी जी। अनिमा, गर्म पानी तो रखा है ना। मुन्नी, जी मौसी जी। अनिमा, 2 कप गर्मा गर्म चाय ला। मुन्नी, जी अच्छा। लाकर केतली उठाकर ले जाती है। अन्नो अपनी जगह पर बैठ जाती है और एक टोस्ट पर मक्खन लगाती है। अनिमा, 20 साल बाद आज भेंट हुई आपसे, जबकि मेरा ख्याल था कि कभी ना होगी। श्रीपत, मैं घुमक्कर आदमी अन्नो, कभी एक जगह टिका नहीं रहा। अंजू की मृत्यु के दिन मैं यही थी। अनिमा क्या कह रही है? अंजू की मृत्यु के दिन यही थी। ख्याल था कि आप शायद आएंगे। आपके तमाम पतों पर तार गए, पर आपका उत्तर 1.5 महीने बाद फ्रांस से आया। कहाँ से? फ्रांस से। श्रीपत, यूरोप की सैर का शौक था। जमींदारी ख़त्म करना कांग्रेस का उद्देश्य का एक हिस्सा था, सो मैंने सोचा कि उससे पहले यूरोप हो आऊँ। अनिमा, मैं भी यूरोप गई थी। श्रीपत, सच? अनिमा, लेकिन जहाँ जहाँ गई आप वहाँ से पहले ही जा चुके थे। श्रीपत, मुझे पता होता है कि तुम मुझे छूने की कोशिश कर रही हो तो मैं रुक जाता, तुम्हें पकड़ाई दे जाता। अनिमा, लज्जारुण, नहीं, छूने की बात नहीं, पर सोचती थी शायद कहीं अचानक मिल जाए। श्रीपत, रुमानी अंदाज में, जैसे 20 वर्ष पहले और आज इस कमरे में। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर सहसा श्रीपत हंस देता है। मुन्नी टी पॉट लिए हुए आती है। श्रीपत, कहो मुन्नी, कैसी हो? मुन्नी लजाकर, आपकी कृपा है सरकार। श्रीपत, सो यही हो? मुन्नी, जी सरकार। अभी भरा नहीं मन यहाँ से, चलो तुम्हें कुछ बाहर की दुनिया भी दिखा लाएं। मुन्नी, मालकिन सौंप गई हैं यह सब हमें सरकार। मालकिन और उसके बच्चे की सेवा में प्राण निकले, अब तो यहीं मानते हैं सरकार। चली जाती है। श्रीपत अन्नों के चित्र की ओर देखता है। मान गए अंजू दीदी तुम्हारे जादू को। ओमी आती है। ओमी, मामा जी, वह बिस्तर और सूटकेस आपका ही था ना, बाहर बरामदे की सीढ़ी पर? श्रीपत, हाँ। ओमी, मैंने चपरासी से कहा क्यों नहीं कि बिस्तर और सूटकेस उठा दे। श्रीपत, राधो को मैंने आवाज़ दी, फिर सोचा कि शायद राधो यहाँ नहीं है। ओमी, अटैची और बिस्तर आपका गेस्ट रूम में पहुंचा दिया है। बिस्तर की चादरें मैली थी, धोबी को भिजवा दी है। नाइट सूट भी भिजवा दिया है। आपके पलंग पर बिस्तर आपको नया धुला मिलेगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो राधो से कह दीजिएगा, उसकी ड्यूटी लगा दूंगी। जैसे आई थी चली गई, फिर बैठक में मुड़ती है। ओमी, नाश्ता हो गया मौसी, तो ज़रा मेरे कमरे में आओ। खन्ना के यहाँ से आदमी कुछ साड़ियाँ लाए हैं, चुनने में तनिक मेरी मदद करो। अनिमा, अभी आती हूँ। श्रीपत, और मैं आज ही जाने की सोच रहा था। अनिमा, आज ही क्यों? श्रीपत, लगता है मैं यहाँ रहा तो फिर पहले जैसा फक्कड़ हो जाऊंगा। अनिमा, क्यों? इस सब में मेरा जी उलझता है। अनिमा अरमान भरे स्वर में, पहले जब आए थे तो कुछ ही घंटे में चले गए थे, अब आए हो तो अब जाने की सोच रहे हो।
श्रीपत हंसकर, बहिया में जिंदगी की बाहें जा रही हैं हम, मुड़ने की बात दूर है, रुकने की बस नहीं। ज़रा जीजा जी से मिलना चाहता था, पर देखता हूँ उनका कमरा किसी सन्यासी का कमरा दिखाई देता है। कुछ ऐसा भय का आभास मिलता है वहाँ। अनिमा कहती है, सन्यासी में और उनमें कोई अंतर नहीं श्रीपत, पर वे तो वैसे सन्यासी नहीं थे। अनिमा, अंजू की मौत ने उन्हें सन्यासी बना दिया। अब वे ना तो सिगरेट पीते हैं न शराब, समय से उठते हैं, समय पर नाश्ता करते हैं, समय पर सैर को जाते हैं, सोने जगने, पढ़ने लिखने, हाईकोर्ट और घर, सैर और संध्या वंदना उनके सब समय का पल पल बंधा है। अपने कमरे के अतिरिक्त वह किसी हिस्से में नहीं जाते। इधर तो वह महीनों नहीं झांकते। श्रीपत चकित, पर क्यों? क्या जज साहब बनने का असर है? अनिमा, नहीं, अंजू की मौत का। अब वे सब कुछ उसी तरह करते हैं जैसे अंजलि आज भी जीती है, श्रीपत, अंजू की मौत का इससे क्या संबंध? अनिमा, न तो वे उतनी शराब पीते, न अंजू जहर खाती। ध्यान में रखेंगे क्या खाया था अंजलि ने? जहर खाया था, ठीक है। श्रीपत, तो क्या अंजू ने जहर खा लिया था? मैंने तो सुना था कि बेहोशी में उसके प्राण निकल गए। अनिमा अचानक जबान को दांत से काट लेती है। हाय, मेरे मुंह से क्या निकल गया? अनुनय के स्वर में, पर किसी से कहिएगा नहीं, मेरे सिवा किसी को इस बात का पता नहीं। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जहर खा के उसने आत्महत्या की थी अंजू ने। श्रीपत, आत्महत्या? अनिमा और भी धीमे स्वर में, बात यह है कि जीजा जी पीने लगे थे। बरसों पहले जब आप आए थे और वे आपके को स्टेशन छोड़कर लौट रहे थे तो नशे में धुत थे। ये ध्यान रखेंगे, पहले संस्करण में गालिब का एक शेर आया है, रौमे है रक्से उम्र कहाँ देखिए थमे, न हाथ बग्र पे है, न पा है रकब में। किसका है? गालिब का शेर है, जो कि कहाँ आया है? अंजू दीदी में। श्रीपत हंसते हुए, मैं जानता हूँ। अनिमा, उस रात जबरदस्त झगड़ा हुआ, अंजू को पहला दौरा पड़ा, फिर इधर जीजा जी का मदपात बढ़ता गया, उधर अंजू के दौरे। श्रीपत, मुझे मालूम है। अनिमा, उन्हीं दौर के डर से वे छिपकर कचहरी में पीने लगे, पर अंजलि को इस बात का पता ना था। एक दिन जब एक दौरे में अंजू की जान पर आ बनी तो जीजा जी ने घोषणा की कि वे कभी ना पिएंगे। बोतलें गिलास सब जगह सब तोड़ दिए और फिर कभी शराब को न छूने का प्रण किया। अंजू आश्वस्त भी हो गई और स्वस्थ भी। तब सभी अचानक एक दिन उसे पता चला कि शराब तो उन्होंने एक दिन को भी नहीं छोड़ी थी, रोज पीते थे। कचहरी में उसका प्रबंध कर लिया था उन्होंने। उन दिनों घर में जो भयानक झगड़ा हुआ उसकी याद से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात अंजू को बड़ी जोर का दौरा पड़ा। जब डॉक्टर दवाई दे गया तो लगा कि उसे आराम हो गया। उसके मन की उद्भ्रांत दशा में जहर खा लिया। उसने क्या किया था? मन की उद्भ्रांत दशा में जहर खा लिया। उसके तकिए के नीचे 2 चिट्ठियां निकली, एक जीजा जी के नाम, दूसरे मेरी। जीजा जी को उसने लिखा था, क्या लिखा था उसने? इंद्र नारायण को, अपने पति को क्या लिखा था? मैं मर रही हूँ, आप शौक से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने ना आऊँगी। मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी, आशा है आपका जीवन अब निकृष्ट बीतेगा। श्रीपत, मॉर्बिड। अंजू दीदी सख्त मॉर्बिड थी। मेरे नाम चिट्ठी थी, एक बार की लगी यह छूटती नहीं।
इन 10-15 वर्षों में जिंदगी नरक बन गई है। शराबी पति के साथ जिंदगी के बाकी दिन गुजारना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं जहर खा रही हूँ। रोज की कलह से उन्हें और मुझे दोनों को मुक्ति मिल जाएगी। किसे लिखा है? अनिमा को लिखा है, अंजलि ने। ठीक, पर तुम किसी से यह न कहना। मेरा शरीर चीड़ फाड़ा जाए, मुझे पसंद नहीं। घोषणा कर देना कि फीट ही में अंजू की जान निकल गई, और अपने जीजा जी को शर्म दिलाना कि देखिए आप की शराब नोशी की क्या दुष्परिणाम निकला। और मैं जीजा जी को शर्म दिलाने में अंजू की अंतिम आकांक्षा की पूरी कर दी। लेकिन इस घटना का मुझ पर ऐसा असर पड़ा कि मैं यहाँ से जाने के बाद यूरोप के दौरे पर निकल गई। अंजू मॉर्बिड थी, मॉर्बिड और जालिम। खुद मरी और जीजा जी को भी मार गई। ओमी बैठक में क्षण भर झांक कर आवाज देती है, मौसी जरा इधर आना। अनिमा आई। ओमी गायब हो जाती है। ओमी भी उसके पीछे, अन्नो भी उसके पीछे चली जाती है। श्रीपत पाँव फिर मेज पर रख लेता है और फिर गुनगुनाता है। श्रीपत क्या गुनगुनाता है? ध्यान रखेंगे। यह दस्तूरे जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यह तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। अपने कमरे में से नीलम निकलता है। पतला दुबरा गोरा चिट्टा बालक, माथे पर बालों की लट बेपरवाही से बिखरी हुई है, हाथ में कलम है। मामा जी मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। अचकचाकर टांगे नीचे करता है। तुम कौन? ओ माँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नीलम है। मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब का लड़का हूँ। श्रीपत नीरज का? हंसते हुए उठकर उसे बाहों में उठा लेता है। तो बेटा मैं तुम्हारा मामा नहीं दादा हूँ। तुम क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? मैं पढ़ाई कर रहा था दादाजी। श्रीपत पढ़कर क्या बनोगे? नीलम मम्मी कहती हैं कमिश्नर, पापा कहते हैं क्रिकेट कप्तान। श्रीपत तुम खुद क्या बनना चाहते हो? मैं तो कवि बनना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नीरज क्या बनना चाहता था? क्रिकेट का कप्तान। और उसका बेटा क्या बनना चाहता है? उसका बेटा का नाम है नीलम, और नीलम क्या बनना चाहता है? कवि बनना चाहता है खुद में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। श्रीपत ठहाका लगाता है। तुम पढ़ रहे हो या कविता कर रहे हो? कविता कर रहा था। सुनाओ तो कविता। श्रीपत उसे मेज पर खड़ा कर देता है और नीलम कविता सुनाता है। नीलम कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले, हाथी को सूंड मिली लंबी, बबूल को सुंदर गान मिले। श्रीपत तुम्हें क्या मिला? मुझको कविता करना आया, कवि का दिल, कवि को प्राण मिले। श्रीपत उसे गोद में लेते, वाह रे नीलम बेटे, तू तो बड़ा होकर टैगोर के कान काटेगा। खूब कविता किया कर। अब के कलकत्ता पहुंचकर तेरे लिए कविता की बड़ी सरल और सुंदर किताबें भेजूंगा। क्रिकेट के कप्तान और कमिश्नर के कवि के समान क्या ठहरेंगे? वे दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन की अपने रोशनी बिखेर कर चल दिया करते हैं। कवि ध्रुव तारे की तरह चमकता दिखाई देता है। कवि किसकी तरह? ध्रुव तारे की तरह दिखता है। ठीक है। नीलम पर मम्मी कहा करती हैं कि यह पागलों का काम है। मुझे कमिश्नर बनकर जिलों पर राज करना चाहिए। कमिश्नरी के बाद तू चीफ कमिश्नर, यहाँ तक कि गवर्नर बन जाएगा। और पापा कहते हैं कि क्रिकेट खेला कर। क्रिकेट खेलकर तो मनकद हजारे अमरनाथ की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा और दुनिया का सैर करेगा। वे मेरे लिए नया बैट, विकेट और गेंद मंगा रहे हैं। श्रीपत तो तू क्या बनना चाहता है? मैं तो कवि बनना चाहता हूँ दादाजी। आप पापा और मम्मी से कह दें कि वे मुझे कवि बनने दें। मोहन में
मैंने एक कविता भेजी है। कहाँ पे भेजा है इसने, ध्यान में रखेंगे, मोहन पत्रिका में, ठीक है। वह छप गई है, मैंने डर के मारे किसी को नहीं दिखाई है। आप कह देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ध्यान में रखेंगे, मोहन क्या होगा, पत्रिका होगा जिसमें उसने भेजा है अपनी कविता, और उसकी कविता छप गई है, किसकी, नीलम की। श्रीपत, हम जरूर कह देंगे। हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे कि कमिश्नर एक कमिश्नरी और गवर्नर एक प्रांत का राज्य करता है और कवि हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कवि की हुकूमत क्या होती है, देश विदेश तक फैलती है। और तुम्हारे पापा को सिखाएंगे कि कवि क्रिकेट के खिलाड़ियों से कहीं बड़ा होता है और घर बैठे अपनी कल्पना के बल पर देश विदेश की सैर करता है। उसे नीचे उतारकर फिर कुर्सी पर बैठता है। लो, अब इसी बात पर दादाजी के लिए दिलिया सलाई की डिबिया ले आओ। नीलम, ले आता हूँ। खाली सिगरेट उंगलियों में लिए श्रीपत गाता है। श्रीपत क्या गा रहा है, मथुरा में जाकर भूल गए कान्हा सब ब्रज की गोपियों को, सब ब्रज की गलियां स्पंदित हैं अब भी कान्हा की बातों से। नीलम दिया सलाई की डिबिया लाता है। श्रीपत सिगरेट सुलगाता है, दिया सलाई वहीं फेंक देता है। नीलम, दादाजी सिगरेट नहीं पिया करते। श्रीपत हंसता है, कौन कहता है, मम्मी कहती हैं। वे तुम्हारे लिए कहती होंगी। तुम बड़े होकर किसी के दादा बनोगे तो तुम्हें भी सिगरेट पीने की आज्ञा मिल जाएगी। पहले संस्करण में ये शेर आया है, ध्यान में रखेंगे। मैं और बज़्मे मैं से यूं तिश्नकाम आऊं, गर मैंने की थी तौबा, साकी तो क्या हुआ था। नीलम, ओमी तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम्हारे तो पढ़ने का समय है। क्या बिना पढ़े तुम कमिश्नर बनोगे। नीलम, मुझे कमिश्नर नहीं बनना मम्मी। ओमी, और क्या क्रिकेट का बेकार खिलाड़ी बनोगे। नीलम, मैं कवि बनूंगा। ओमी, चल बन लिया कवि, अपने कमरे में बैठकर पढ़, मास्टर जी आने वाले होंगे। कान पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाती है। श्रीपत, अरे ओमी बेटा, तुम बच्चे के कान उमेट दोगी। ओमी, आप चुप रहिए मामा जी, अभी से ऐसी बातें करेगा तो कल क्या ना करेगा। और इसकी दादी इसे कमिश्नर बनने के सपने लेती थी। दिया सलाई की तिली फर्श और डिबिया मेज से उठाते हुए चली जाती है। श्रीपत कुर्सी पर बैठ जाता है, टांगे मेज पर रख लेता है और सिगरेट का कश लगाता है। ओमी आती है, टिपाई उठाकर श्रीपत के सामने रख देती है, तिनतिनाती हुई चली जाती है। श्रीपत अचकचाकर पांव तिपाई पर रख लेता है, कुछ क्षण उसी तरह बैठकर सिगरेट के कश लेता है, फिर पांव मेज पर रख लेता है और कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर धुएं के मरगोले छत की ओर फेंकता है। एक एक बार ऊँघता है और एक बार गिरते गिरने को होता है, अचानक उठ जाता है। सिगरेट फर्श पर फेंक कर बड़ी झंझलाहट से मेज की चादर को गोल मोल कर एक और रख देता है, उछलकर मेज पर बैठता है और चादर का तकिया बनाकर जूते समेत लेट जाता है और पर्दा गिर जाता है। ठीक है, आज हम अपने नाटक को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तीसरे दृश्य को हम अपने दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है बताइए, और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, जितने नॉट सब्सक्राइबर्स की संख्या ज़्यादा होती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, और लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।